और जापान की तुलना कर ले हम कहाँ खड़े हैं। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। रवीश कुमार का वीडियो देखिए। ईवीएम मशीन को लेकर क्या बयान दिया अखिलेश यादव। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। भारत की और जापान की तुलना कर ले हम कहाँ खड़े हैं। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट में करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त खासकर ज्ञानेश कुमार को पूरी चर्चा सुननी चाहिए। अखिलेश यादव और मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उस पर जवाब भी देना चाहिए। हम इस वीडियो में अखिलेश यादव और मनीष तिवारी के भाषणों की चर्चा कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने जिस तरह से कानूनी उपाय सुझाए वो चुनावी प्रक्रियाओं की खामियों और सुधारों को समझने में काफी मदद देती हैं। अखिलेश यादव का भाषण उन तथ्यों को उधेड़ रहा था जिससे चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और आज का समाज मुंह चुराता है। आयोग के साथ साथ मीडिया कितना एक तरफा हो गया है। अखिलेश यादव ने चुनावों में विपक्ष को भी मीडिया में बराबरी का स्पेस देने की मांग की। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं, ये कारण क्या है। अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। एक समय नीतीश कुमार भी कहा करते थे, हम जो करते हैं मीडिया दिखाता नहीं। अब वे भाजपा के साथ हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। किसी भी चुनाव का आप उदाहरण लीजिए, अखबार और टीवी के कवरेज उठाकर देखिए, आपको विपक्ष गायब मिलेगा। बीजेपी के हिसाब से कवरेज मिलेगा, बीजेपी के फायदे के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा नजर आएगा। अगर बीजेपी इतनी लोकप्रिय है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो बराबरी के मैदान में उसे चुनाव लड़ना चाहिए। उसे भी मीडिया में विपक्ष के लिए बराबरी की जगह देने की मांग का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश यादव बता रहे थे कि जिन सुधारों की मांग की जा रही है उनकी नौबत क्यों आई, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रियाएं अब निष्पक्ष नहीं रहीं। अखिलेश ने फर्रुखाबाद, मिल्कीपुर और रामपुर के उपचुनावों का उदाहरण दिया। रामपुर चुनाव में क्या हुआ, इसे लेकर कुछ मामूली खबरें तो छपी हैं, लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने विस्तार से रामपुर उपचुनाव की पोल खोली है, डराने वाला है। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले। और पहली बार
भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि एक एक घटना की जानकारी और वीडियो चुनाव आयोग को दिए गए, पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, बीजेपी को जिताने के लिए काम करता है। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव का भी उदाहरण दिया। इसी सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या लोकसभा की सीट जीत गए। अखिलेश ने विस्तार से बताया कि यह सब पहले से तय किया गया कि किस अधिकारी की नियुक्ति मिल्कीपुर में करनी है, किसे पीठासीन अधिकारी बनाना है, ताकि किसी भी हालत में बीजेपी ही जीते। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर। अखिलेश यादव के भाषण में चुनावी प्रक्रियाओं में गैर बराबरी का जिक्र रहा। उन्होंने कई उदाहरणों से बताया कि अब चुनाव बराबरी के मैदान में नहीं होता है। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, चुनाव आयोग और प्रशासन किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाए और ज्यादातर चंदे किसी एक पार्टी को मिले, तो मैदान बराबरी का नहीं रह जाता। अखिलेश ने कहा कि गैर बराबरी भारत के लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है और एक तरफा बनाती जा रही है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठाया। आपने भी देखा होगा, फरवरी 2024 में मोदी सरकार एक फैसला लेती है। उस फैसले से टाटा समूह की 2 कंपनियों को 44,000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मिलता है, और उसी समूह की बनाई हुई एक संस्था कुछ हफ्ते बाद बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देती है। इस तरह से अगर होगा, एक ही पार्टी को 700 करोड़ का चंदा मिलेगा, तो भारत में एक ही पार्टी चुनाव लड़ने लायक रह जाएगी। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है, उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है।
अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाए तो 2027 में यूपी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के तमाम सुझावों का समर्थन किया। कहा कि मनीष तिवारी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस देर से जागी है, लेकिन यही सही रास्ता है। भारत की और जापान की तुलना करने हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव से पहले मनीष तिवारी का भाषण रहा। उनका भाषण चुनाव सुधारों की दिशा में रास्ता बताने वाला रहा। तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे अभी और तुरंत करना संभव ना हो। सवाल है, क्या चुनाव आयोग या मोदी सरकार प्रयोग के तौर पर भी करने का साहस कर पाएगी। मनीष तिवारी ने एसआईआर को चुनौती दी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार के उपाय बताए, चुनाव से पहले सरकारी पैसे बांटने पर भी सवाल उठाए और कानूनी रास्ता बताया कि इसे अब रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर 100% वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते, और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है। ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है। Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कई देश मशीन से मतदान कराते थे, मगर वे भी बैलेट पेपर की तरफ लौटे। अगले कुछ महीनों में 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रयोग के तौर पर चुनाव आयोग इन राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो। चलो, अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी अध्यक्ष जी। आज ये जो प्रश्न चिन्ह
ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। इसके बाद मनीष तिवारी ने मतदाता सूची में संशोधन कराने के चुनाव आयोग के अधिकार पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य और पूरे देश में एसआईआर कराने का चुनाव आयोग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि उसके पास किस तरह की शिकायतें आई थीं और किस तरह की जांच हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला खास राज्यों में और अब पूरे देश में कराने का फैसला लिया है। मनीष तिवारी ने मांग की कि उन सभी शिकायतों को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। यह सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग? सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पर रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। मनीष तिवारी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बेहद जरूरी सुझाव दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो समिति है उसमें विपक्ष से 2 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल किया जाए। इससे चयन समिति में संतुलन आ सकता है। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेकर 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होकर काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से यह बात कहनी पड़ रही है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है।
मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए। एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। इस समय जो चयन समिति चुनाव आयुक्त का चुनाव करती है, उसमें भारत सरकार का ही पलड़ा भारी है। मनीष के इन सुझावों में दम तो है कि राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, साथ साथ फिर से भारत के प्रमुख न्यायाधीश को भी इस समिति में लाना चाहिए, जिन्हें 2023 में नया कानून लाकर हटा दिया गया। बिहार में 10,000 रुपए चुनाव से पहले बांटे गए। अनुमानित राशि 30,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, जो चुनाव से पहले बांटी गई। अखिलेश यादव के साथ साथ मनीष तिवारी ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि अगर इसी तरह से पैसा बांटकर चुनाव जीता जाता रहा तो 5 साल कोई सरकार काम नहीं करेगी। 5वें साल चुनाव के पहले सरकारें पैसे बांटेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। क्या इसे रोका जा सकता है? कानून में क्या कोई ऐसा प्रावधान है? मैंने एक सवाल पूछा था संसद में 24 मार्च 2025 तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उन्होंने उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है और वो उस आर्टिकल को यह कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं कि चुनाव आया, किसने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। मनीष तिवारी अपने भाषण में काफी स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभी ही बंद कर देनी चाहिए, कैश ट्रांसफर बंद कर देना चाहिए और चुनाव आयोग की नियुक्ति में संतुलन लाना चाहिए।
ताकि भारत की जनता का विश्वास लोकतंत्र और उसकी प्रक्रियाओं में बना रहे। हम आज अलग अलग भाषणों पर कई वीडियो बनाएंगे, उम्मीद है आप सभी देखेंगे। चुनाव सुधारों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इन बातों को जानिए, आपस में बात कीजिए, अंकिलों को जवाब दीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब